तो हम अगले पैनल की भी शुरुआत करेंगे। और ये बता दें आपको, क्योंकि हम कानपुर देहात से हर एक चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, एजुकेशन से जुड़ी हुई हो। हमारी कोशिश यही है कि हम इस मंच से हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश करें। कानपुर देहात जैसा नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ देहात नाम की वजह से कानपुर पिछड़ रहा है, और इसीलिए हम हर एक पहलू को बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपके सामने वो तमाम चेहरे हैं जिनको आपने चुना है, जिनको आपने जगह दी है, जिनको आपने वो मत दिया है, जिसके चलते वो आपके सपनों को साकार कर पाएंगे, आपके जिलों को एक लेवल और आगे बढ़ा पाएंगे। और यही कोशिश जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हमेशा रहती है कि वो हर एक जिले से ऐसी तमाम चीज़ें निकालें, वो समस्याएं सामने रखें जिन पर काम हो सके, जिन पर काम हुआ है उनकी एक तरीके से लोगों के सामने प्रशंसा भी कर सके। जनप्रतिनिधि अगर काम कर रहे हैं तो यही हमारी कोशिश है। और हम अगला सेशन भी अब आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान भी होंगे, वो मेहमान भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो इस वक्त मैं मंच पर कुछ और मेहमानों को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं भारत ऑयल से इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव। प्लीज़ आप जाइए, मंच पर आइएगा। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव भारत ऑयल से। और इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रवीण शर्मा को, संयोजक हैं प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। प्लीज आप भी मंच पर आइएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानपुर देहात में इंडस्ट्रीज जो है, प्लीज आप सीट ले लीजिएगा, कानपुर देहात में इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, उद्योग को लेकर क्या स्थिति यहाँ पर है, रोजगार को लेकर क्या स्थिति यहाँ पर है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और इस सेशन को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से बहुत स्वागत, इस मंच पर आप दोनों यहाँ पर विराजमान हैं। और चूंकि इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो देखिए, किसी की रीढ़ की हड्डी, किसी देश की रीढ़ की हड्डी कह ले तो वो उद्योग होता है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू निकलता है। और ऐसे में कानपुर देहात की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं अतुल जी आपसे ही जानना चाहूँगी, भारत ऑयल के बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, इस समय विश्व में दो ही तरीके की समस्याएं अगर हम बात करें, एक तो आतंकवाद, दूसरी पर्यावरण। तो भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरीके की समस्याएं हों। ख़ास तौर से अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ से अलग अलग तरीके के हजार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं। तो भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड उन्हीं हजार्डस वेस्ट का साइंटिफिक तरीके से अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज उसको डिस्पोज करता है। शॉर्ट फॉर्म में ये। तो यानी कि आप एक बेहतर काम कर रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि ये कई इंडस्ट्रीज जो हैं इसका ख्याल नहीं रखती हैं। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ हैं, संयोजक हैं प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। प्रवीण जी, आप तो मुख्यमंत्री से तारीफ भी बटोर चुके हैं जो काम आप कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर। सर, कानपुर देहात की जब हम बात कर रहे हैं, कानपुर देहात में उद्योग को लेकर क्या परिस्थिति है, रोजगार कितना डेवलप यहाँ पर हो रहा है, कितना काम उस पर हो चुका है या फिर किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल को सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा, चंद्रा साहब को और आपको, कि मौका दिया आपने यहाँ पर अपनी बात रखने का। जहाँ तक 2017 के बाद जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से पूरे प्रदेश का स्वरूप ही बदल गया और एक परिकल्पना लेकर के वो निकले हैं और उसको साकार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत काम हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। यहाँ लोग घबराते थे इंडस्ट्री लगाने में। सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की एक बहुत बड़ी भावना मिली। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपना उत्तर प्रदेश अग्रणी हो गया। लोग एक समय डरते थे यहाँ आने से, लगाने से इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन एक बढ़िया माहौल, उसके बाद ODOP स्कीमें या और भी जितनी भी हम लोगों ने मांगे रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से हर बात को माना गया और तमाम हम लोग ने संशोधन भी कराए और उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए आपके मंच के माध्यम से मैं उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, कानपुर देहात की बात कर रहे हैं, तो देखिए कानपुर सिटी की अगर हम बात कर लें तो सिटी में तो तमाम व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं, लेकिन देहात जब लग जाता है पीछे, क्योंकि पीछे भी हम कई बातचीत कर रहे, तो देहात एक शब्द जब पीछे लग गया तो कई चीज़ें पिछड़ जाती हैं। तो क्या उद्योग को लेकर यहाँ पर वो स्थिति बनी हुई है कि क्या विकसित कर रहा है या फिर है अभी स्थिति वैसी? जब 2018 में मैं कानपुर देहात में अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आया और अभी 2020 में
हमारी जिला अधिकारी महोदया नेहा जैन जी आई तो पोस्ट होके आई, तो हम लोग का एक उद्योग बंधु की मीटिंग होती है मंथली, तो ऐसे ही बात चली तो उसमें लिखे कि कानपुर देहात जरा पिछड़ापन लगता, तो उसी समय मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये कानपुर देहात नाम जो है वाकई में कहीं ना कहीं अवरोध करता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत खूबसूरत आदमी हो और गोरा चिट्टा हो, उसको आप कल्लू कह दो तो वो बड़ा, जिसने नहीं देखा है तो उसकी कल्पना उसमें कालेपन पे नज़र आती है। वैसे ही कानपुर देहात में इतना पोटेंशियल था, लेकिन उसका नाम देहात होने की वजह से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसी कारण हमने पीछे 1 साल पहले हमारे अनिल राजभर जी प्रभारी मंत्री आए थे और सारे सांसद वगैरह सब बैठे थे, तो मैंने उनसे एक लेटर के माध्यम से अपनी बात रखी थी। तो खैर उन्होंने तत्परता से काम दिखाते हुए और उसको मुख्यमंत्री से महोदय से अनुमोदित कराते हुए उन्होंने राजस्व विभाग से भी हो गया और माननीय जिलाधिकारी महोदया के यहाँ से भी हो गया, और हमें लगता बहुत जल्दी ये कानपुर देहात का नाम ग्रेटर कानपुर हमने जो सुझाया था आपके मंच से भी हम ये आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर इसको कर देंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया जथा नाम है तथा गुणे, अगर आपके नाम के साथ अच्छाई जुड़ी है, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, तो काफ़ी पोटेंशियल हो जाएगा। बिल्कुल कोशिश आप कर रहे हैं और कई कोशिशें आपकी कामयाब भी हुई है जो कि मुख्यमंत्री ने सराही है। उम्मीद है ये कोशिश जो आप कर रहे हैं वो भी कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर अतुल भी है। डॉक्टर अतुल, जैसे कि हम तमाम इंडस्ट्रीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर, स्टील भी है यहाँ पर, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन ऑयलिंग के सेक्टर की अगर बात करी जाए भारत ऑयल से, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसमें कितनी संभावना है कानपुर देहात में और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाने की? अभी भारत ऑयल ने ही अपनी सेकेंड यूनिट कानपुर देहात में ही कुंभी एरिया है, उस एरिया में इस्टेब्लिश किया है। ऑयल सेक्टर में रिफाइनिंग के लिए यूज्ड ऑयल को हैजार्डस वेस्ट रूल काफ़ी कुछ अमेंडमेंट करके बताता है, और एक तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आपने ग्लोबल लेवल पे सुना होगा तो वो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो इन्वायरमेंट्स को अगर हमें कंजर्व करना है तो सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना होगा, और उसी के लिए यूज्ड ऑयल, बहुत सारी इंडस्ट्री से ऑयल जो यूज्ड हो चुका होता है वो निकलता है, और सिर्फ इंडस्ट्री से ही नहीं, अलग अलग सेक्टर से, जैसे एयरवेज से और हमारे रेलवे से, और हर जगह से अलग अलग तरीके के यूज्ड ऑयल निकलते हैं। बट वो यूज्ड ऑयल एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक जा कर के उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो भारत ऑयल जैसे उसके अंदर अलग ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी है, वो उसको फिर से रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकता है, और वो मार्केट में फिर से उसी स्ट्रेंथ के साथ उसको प्रोड्यूस कर सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें संभावनाएं सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा, जैसे यूएसए का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और बहुत सारी ऐसी रूल और रेगुलेशन यूरोपियन कंट्री और जर्मन कंट्रीज़ में हैं जो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, क्योंकि ज़ीरो लैंडफिल की तरफ प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर हम वेस्ट को लैंडफिल में ना जा कर के जितना हो सके उसको हम मार्केट में ही रखें, यानी सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, तो इसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, जैसे अतुल जी जिक्र करा प्रवीण जी ने भी यहाँ पर उद्योग को लेकर कि किस तरीके से पहले से बेहतर हो गई हैं, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, सिस्टम भी बदल जाता है। तो आपने जैसा कि कहा, आपने दूसरी इंडस्ट्री भी लगाई है, उसके लिए बहुत बधाई आपको। सिस्टम पहले से कितना बदल गया है, या फिर पहले भी चीज़ें थी बेहतर, या अब ज़्यादा बेहतर हो, या आप कैसे देख रहे हैं, भारत ऑयल कैसे देख रहे हैं इसे? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो ई गवर्नेंस बहुत ही बेहतरीन हुआ है। यूपी गवर्नमेंट ने जो पोर्टल डेवलप किया है निवेश मित्रा, इतना इजी और इतना फास्ट उसमें एप्लीकेशन आपका फॉरवर्ड होता है। तो मैं तो मेरा जो नया प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है, मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कि हमें कंसेंट टू ऑथराइजेशन सीटीओ किस तरीके से, कितनी आसानी से, और सिंगल विंडो सिस्टम से सिर्फ 7 स्टेप होते हैं आपके, और सारे ऑनलाइन हैं। तो इतनी इजी से मैं कह नहीं सकता कि पहले था। जैसे हमें कि पहले एनओसी लेनी होती थी, तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एनओसी लेनी होती थी, कोई कंसेंट लेना हुआ, कंसेंट टू एयर, कंसेंट टू वाटर, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक वेब पोर्टल पे इस्टेब्लिश कर दिया है। तो ये तो ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग बहुत ही कमाल का हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। यानी कि इंडिया डिजिटल हुआ है, तो डिजिटल होने से काफ़ी बेहतर और फ़ायदा जो है वो इंडस्ट्री को भी मिल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली ई गवर्नेंस इज़ द बेस्ट फॉर द इंडिया। बिल्कुल। जिस तरीके से प्रवीण जी आप भी बात कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो सुधरी है यहाँ पर, लेकिन जब हम कानपुर देहात के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, जो रोज़गार उत्पन्न होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है देहात से जो बच्चे हैं वो सिटीज़ की तरफ जाते हैं, एजुकेशन के लिए हो, नौकरी पेशे के लिए हो, या तमाम और चीज़ों के लिए हो। तो कानपुर देहात उतना कैपेबल है कि वो अपने उन बच्चों को यहीं रोक कर यहीं पर रोज़गार दे पाए?
नहीं मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के जो मालिकान हैं वो कानपुर में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। देहात है और एक तो नाम भी देहात जुड़ा हुआ है, फिर हम कहेंगे जब इसको हम ग्रेटर कर देंगे ना तो अपने आप बहुत लोग आकर्षित होंगे, तमाम स्कूल वाले भी आएंगे, तमाम हॉस्पिटल वाले भी आएंगे। अभी वो नाम से ही जो लंबा बड़ा इन्वेस्टर है, हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि नाम के नाम से ही वो घबरा के यहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। सरकार बदलने के बाद तो चेंजेस आए हैं, नहीं, भले ही changes- नाम से दिक्कत हुई नहीं, होगी। निश्चित रूप से चेंजेस आए हैं, और ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय योगी जी ऐसा हम लोगों को मुख्यमंत्री दो बार मिल चुके हैं, और ऊपर लेवल पे तो सब ठीक है, लेकिन तमाम अभी भी ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अभी मानसिकता बदल नहीं पाई है, और कहीं ना कहीं जो है उसको लटकाना, भटकाना, अटकाना तमाम। हालांकि ये पोर्टल भी हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी तमाम फाइलें ऐसी रुक जाती हैं, क्वेरीज लग जाती है। अभी जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी के हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। भाई मंत्रिमंडल की पूरी मंशा है कि बेहतर से बेहतर काम हो, माननीय योगी जी की मंशा है, लेकिन अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको चिन्हित करने की सरकार को जरूरत है कि उनकी मानसिकता पर नियंत्रण करके और सरकार के अनुरूप काम करें, क्योंकि वो हमेशा लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं उद्यमियों को। कहीं ना कहीं है ये शिकायत। बिल्कुल, क्योंकि आपकी एसोसिएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है उद्योग क्षेत्र में ही। आपके आगामी अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं, क्योंकि आप कानपुर देहात को लेकर तो बात कर ही रहे हैं नाम बदलने की, जैसा कि आपने एग्जांपल भी दिया यहाँ पर, लेकिन आगामी जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके कानपुर देहात को लेकर, क्या क्या और चीज़ें हैं डेवलपमेंट को लेकर जो आप चाह रहे हैं ताकि उद्योग सेक्टर जो है उसमें कानपुर देहात का एक नया नाम हो? अब देखिए सही है, अभी एक पेस्ट की स्कीम आई थी, उसमें भी कानपुर देहात ने वो फैक्ट्री के लिए किया है। कानपुर देहात में कानपुर शहर से ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कानपुर शहर में तो वो जगह रह नहीं गई है, जितना भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हडल जो हमको लगता है, पिछले 8 साल से तो हम भी इस बात का संघर्ष करते हैं, जो टोल प्लाजा है जिसका मुद्दा भी आपके एंकर साहब ने उठाया था, अगर ये टोल प्लाजा हट जाए ना तो यहाँ बहुत फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए। लेकिन ये टोल प्लाजा, क्योंकि ये अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखिए, फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से जा रहा है, हावड़ा की रेलवे लाइन यहाँ से जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा है, 2 NH हैं। अभी आपका ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये भी कानपुर देहात में, यहाँ से झांसी बुंदेलखंड, बहुत मतलब ये मिड पॉइंट है। ये आने वाले वक्त में जो हमको नज़र आ रहा है, अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे देगी तो निश्चित रूप से ये कानपुर से मच बेटर हो जाएगा। जैसे नोएडा से ग्रेटर नोएडा आपका बेहतर हो गया, वैसे कानपुर से मच ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन भी नहीं है। आदमी, बहुत लोग आके मूलभूत सुविधाएं अगर मिल जाएं तो बहुत लोग अपने आवास बना के यहाँ रहने लगेंगे। वो पॉल्यूशन में क्यों जाएंगे शहर? बिल्कुल, यानी कि चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और उसको निरंतर लेकर आप काम कर रहे हैं। जी। बिल्कुल डॉक्टर अतुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं भारत ऑयल के बारे में, अब प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं एंटरप्रेन्योर जो है उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस हो। इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप हैं, इंडस्ट्रीज भी आप लगा रहे हैं, यंगस्टर की अगर बात की जाए तो इस सेक्टर में यंगस्टर के लिए कितना भविष्य है, एंटरप्रेन्योर बनने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं? इसमें तो इतने ही चांसेस हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्यूचर इकोनॉमी है वो सर्कुलर इकोनॉमी, जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आप प्लास्टिक वेस्ट को ही ले लो, तो प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन इस समय पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप इसमें आना चाहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, रिसाइकलिंग को लेकर के, या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट को प्रमोट करने को लेकर के कोई ऐसी यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहे। सेकंड आपका हो जाता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट भी एक ग्लोबल समस्या है। इस वेस्ट को भी अगर वो किस तरीके से रिफर्बिश कर करके मार्केट में लेके आना चाहता है, यानी उसको एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बनाना चाहता है। और आपका सॉलिड वेस्ट हो गया, फिर आपका मतलब जितने भी तरीके के इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो फ्यूचर के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। इनको ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी इन्वेस्टर इसमें आएंगे उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से और ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो यूनेप हो आपका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या फिर हमारी मिनिस्ट्री MOEFCC हो, इन सब की थ्रू से अलग अलग तरीके के इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो इनको बिजनेस डूइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्वायरमेंट के सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप लाना ये बहुत ही बेहतरीन है, और यंग इन्वेस्टर जो भी होंगे उसमें आ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद एक इन्वायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे इसमें बहुत ही बेहतरीन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
बिल्कुल, जैसा कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। Thank you. बिल्कुल, तो ये एग्जाम्पल भी है, एक एंटरप्रेन्योर अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे। और आप दोनों ने अपना कीमती समय में दिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अपनी तमाम बातें, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूँगी आप मंच पर ही बने रहिएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू।